विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान का जो अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स और कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो पाठ के अंदर से होंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करें, क्योंकि यह प्रश्न अध्याय के अंदर के हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ अवश्य तैयार करें। यहाँ अध्याय समीक्षा दी गई है। जैसे हम देखते हैं, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं, वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। यह जो यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान में भी काम आ सकते हैं और विकल्पीय प्रश्नों में भी काम आ सकते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान या आयतन घेरती हैं, पदार्थ कहलाता है। अगला जो वाक्य है, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण की परिभाषा है। अगला वाक्य, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। और द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में से रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। अगला वाक्य है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं और जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। अब अगला जो वाक्य दिया है वह है, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ मुख्य बिंदु देखे। अब हम देखते हैं कुछ पाठगत प्रश्न भी देखेंगे। अभी यहाँ पर हम बाष्पीकरण की परिभाषा और देख लेते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं और बाष्पीकरण से शीतलता आती है। अब पाठगत प्रश्न हैं जो पेज 4 पर प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इन शब्दों में कौन से पदार्थ हैं? तो उत्तर होगा कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। निम्नलिखित के प्रेक्षण के कारण बताइए। जैसे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से
इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसका उत्तर होगा, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर होगा, पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पृष्ठ 6 के जो प्रश्न हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर दिया गया है घनत्व। अब और भी प्रश्न हम देखते हैं, जैसे विसरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न, गलनांक किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक होंगे ताप और दाब। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था जैसे ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। तो ठोस के गुणधर्म देख लेते हैं पहले हम। पहला है, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। ठोस की स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन होता है। ठोस बाह्य बल लगने पर भी अपने आकार को बनाए रखता है और अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म लिखिए। तो द्रव के गुणधर्म हैं, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, और द्रवों का अंतराणुक बल ठोस से कम होता है। गैस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है और इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। और प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। उत्तर होगा, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। उत्तर होगा, द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। तो उत्तर होगा, बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो उत्तर होगा, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उत्तर होगा, इसका सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी,
वायु की गति में वृद्धि, यह होंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यदि सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि होती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी होती है, यदि आर्द्रता कम हो जाती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और आर्द्रता बढ़ जाती है तो बाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, यदि वायु की गति में वृद्धि हो जाती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई यानी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक और गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाता है। प्रश्न अगला है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात बाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? उत्तर होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान और पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है, तो गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, वह गलनांक होता है, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न है, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो यह 3 पदार्थ हैं, कपूर, नेफ्थलीन या नौसादर और अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने देखे कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आपने भी देखा होगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पाठ के अंदर से लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को और जो यहाँ पर हमने मुख्य बिंदु देखे थे, इन्हें आप अवश्य देखें और इन्हें अपनी परीक्षा हेतु तैयार करें। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के नोट्स भी आप देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें, ताकि सभी छात्रों को यह प्रश्न को प्राप्त हो सकें, आपके मित्रों को प्राप्त हो सकें, और वह भी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।